हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पुराने समय की जो बुक्स मिली है उनसे, और उसी के साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो मिट्टी के अंदर दफन थी वो जो हमें मिली है, उन सब चीजों से हमें क्या पता लगता है। चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारे पास से जुड़ी बहुत सारी बातें इसमें पता लगने वाली है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। दुनिया की सबसे जो पुरानी बुक्स हैं उनमें से एक बुक कौन सी है, चलो उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। आपने वेदों के बारे में सुना होगा। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है जो कि लगभग 3500 ईयर्स पहले रचित किया गया या लिखा गया, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हजारों की संख्या में प्रार्थनाएं या भजन हैं जिनको सुक्ता भी कहा जाता है। ये जो प्रार्थनाएं और भजन है ये बहुत सारे देवी और देवताओं से जुड़े हुए हैं। ये जो गॉड्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जिनमें से अग्नि जो कि फायर के गॉड हैं, इंद्रा जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरियर थे, और सोमा। सोमा ये एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। ये जो प्रार्थनाएं हैं वो उस समय के जो ऋषि मुनि हैं, साधु लोग हैं, उनके द्वारा रचित किए गए हैं। पुजारी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये रिसाइट करवाते थे, और हर एक सिलेबल, वर्ड और सेंटेंस एज इट इज उन्हें बहुत ही सावधानी से याद करवाया जाता था। बहुत सारे प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक इसी प्रकार से ट्रांसफर हुई है। उनमें से कुछ ऐसी भी है जो महिलाओं के द्वारा रचित की गई है। ऋग्वेद जो है बहुत पुराना है, और ये पुरानी जो संस्कृत है उसमें लिखा हुआ है। आजकल आप लोग जो संस्कृत अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो उन दिनों की जो संस्कृत है उससे काफी अलग है। इसी तरह से लोगों को ट्रांसफर हुई, लेकिन काफी समय बाद में इन्हें लिखा गया और प्रिंट भी किया गया। ऋग्वेद को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रिसाइट करके ट्रांसफर किया गया, लेकिन आज तो हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं। और इसकी रचना किए जाने के कई 100 साल बाद में इसे वास्तव में पहली बार लिखा गया, और लगभग 200 ईयर्स पहले इसे प्रिंट भी किया गया। हिस्टोरियंस ने फिर ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमारे पास्ट के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। जो मटेरियल्स मिले हैं उनको उन्होंने बहुत ही सावधानी से जांच किया है। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता लगा। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद में है, वो डायलॉग के रूप में है। इसी प्रकार का एक डायलॉग है जो मुनि विश्वामित्रा और 2 नदियां व्यास और सतलज है उनके बारे में है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद के अंदर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स और हॉर्सेज से जुड़ी हुई है। हॉर्सेज को उस समय रथ में, चैरियट में जोड़ा जाता था और उन्हें बैटल्स में काम में लिया जाता था। बैटल्स उस समय जमीनों के लिए, जो कि जानवरों के चरने के लिए पास्चर के रूप में, और फसलों के लिए। कुछ बैटल्स पानी के लिए लड़े गए, और कुछ बैटल्स कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़े गए। और जब ये बैटल्स लड़े गए तो एक दूसरे लीडर से वेल्थ भी इनको मिली, और इनमें से कुछ वेल्थ जो है वो पृष्ठ को दी गई, और बाकी जो वेल्थ है वो बाकी लोगों में बांट दी गई। इस प्रकार की जो वेल्थ है वो यज्ञ या सैक्रिफाइसेस हैं उनमें भी ऑफरिंग के रूप में चढ़ा दी गई थी। ये जो यज्ञ किए जाते थे ये गॉड और गॉडेसेस के लिए किए जाते थे। इनमें ऑफरिंग में घी, ग्रीन और कुछ केसेस में एनिमल्स भी चढ़ाए जाते थे। अधिकतम लोग जो होते थे वो वार्स के अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। रेगुलर आर्मी उस समय नहीं हुआ करती थी, और उस समय असेंबलीज हुआ करती थी जहां पे लोग मिलते थे और वार और पीस से जुड़े हुए मैटर्स को डिस्कस किया करते थे। वो अपने लीडर को चुन लेते थे, और उनके लीडर जो है अक्सर बहुत ही ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को उस समय क्या कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है
जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। और उस समय जो लोग जिस प्रकार का काम करते थे, जिस प्रकार की भाषा वो बोलते थे, जहां वो रहते थे, उनका जो परिवार था, उनकी जो कम्युनिटी थी, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, उसके हिसाब से उनके नाम थे। उनमें से कुछ वर्ड्स के बारे में हम लोग ऋग्वेद से जानते हैं। दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने काम के अनुसार अपना नाम रखते हैं, जैसे कि प्रीस्ट, उन्हें कई बार ब्राह्मण्स कहा जाता था जो कई प्रकार के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और राजाज भी कहा जाता था। ये राजा पुराने जमाने में जो किंग हुआ करते थे वो राजा नहीं थे, इनके पास कोई कैपिटल सिटी, पैलेसेस, आर्मी नहीं हुआ करती थी, ना ही वो टैक्स लिया करते थे, और उनके बेटों को प्रिंसेस भी नहीं कहा जाता था। ये अलग तरह के राजा होते थे। उस समय के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड होते थे, या तो उन्हें जना या फिर उन्हें विश भी कहा जाता था। वैश्य शब्द जो है वो विश से ही आया है। इसके बारे में अगले चैप्टर में आप और पढ़ने वाले हैं। कई बार विश और जन है वो नाम से भी बुलाए जाते थे। इसलिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पुरु जना और विश, भारत जना और विश, यदु जना और विश, इस प्रकार से आपने नाम पहले सुने या पढ़े होंगे। कई बार लोग इस तरह की प्रार्थनाएं और भजन जो है वो कंपोज किया करते थे, जिसमें आर्यंस जो हैं अपने अपोनेंट्स को दासाज और दस्युस कहते थे। जो लोग इस तरह के सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, जो लोग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें बाद में दासा, और उसका फेमिनाइन है वो दासी, जिसका मतलब होता है स्लेव, ये उन्हें कहा गया। स्लेव्स महिलाएं और पुरुष दोनों हुआ करते थे जिन्हें वार में कैप्चर किया जाता था। उन्हें वो लोग अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे और उनसे वो सारे काम करवाते थे। जब ऋग्वेद को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में रचित किया जा रहा था, तब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं घट रही थी। चलिए उनके बारे में जानते हैं। साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। सेंटिनेल्स का मतलब होता है पहरेदार, या मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े बड़े रॉक्स। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जहां पे बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स, जिन्हें मेगालिथ्स कहा जाता है, वो दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सावधानी से लोगों के द्वारा अरेंज किए जाते थे और ये मार्क करते हैं बरियल साइट्स। इसका मतलब लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था। और लगभग 3000 ईयर्स एगो की बात करूं तो वहां पे प्रैक्टिस थी कि जहां लोगों को दफनाया जा रहा है वहां पे इस तरह के बड़े स्टोन्स या मेगालिथ्स लगाए जाते थे। ये डेक्कन हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, इसी के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी देखने को मिलता है। और कुछ मेगालिथ साइट जो है वो आपको सामने दिखाई दे रही है, जो इनमें से कुछ अंडरग्राउंड भी हमें देखने को मिली। कई बार आर्कोलॉजिस्ट ने ये जो मेगालिथ्स हैं और बड़े बड़े स्टोन के जो बोल्डर्स हैं उनको एक सर्कल के रूप में पाया, और इससे ये पता लगता है कि इनके नीचे लोगों को दफनाया गया है। इन सारे बरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। साधारणतः मुर्दा लोगों को यहाँ दफनाया जाता था। उनके साथ में विशेष प्रकार के पोट्स जो कि ब्लैक और रेड कलर के हुआ करते थे वो होते थे, और इसी के साथ साथ में कुछ टूल्स और वेपन्स जो कि आयरन के हुआ करते थे वो भी इनके साथ में होते थे। कई बार इनके साथ में हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट्स और कई स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो है वो भी दफनाए जाते थे। इनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि कई स्केलेटन जो हैं वो डेड पर्सन्स के थे। कई बार इन डेड पर्सन्स के साथ में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ब्रह्मगिरी में एक ऐसा स्केलेटन मिला था जिसके साथ में 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स, 4 कॉपर बैंगल्स और इसी के साथ साथ में एक कॉर्न सेल देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि ये कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा। जबकि अन्य स्केलेटन्स की हम लोग बात करें तो उसमें केवल कुछ ही पोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग चीजें हमें दिखाई दे रही है, किसी के साथ में केवल एक ही पोर्ट और कईयों के साथ में बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें, ये हमें दिखाती है कि लोगों का स्टेटस बिल्कुल अलग अलग होता था। कुछ लोग बहुत रिच थे और कुछ लोग गरीब थे। तो ये गरीब जो है वो साधारणतः दफनाए जाते थे और अमीर लोग अलग तरीके से दफनाया जाते थे। क्या कुछ बरियल स्पॉट्स ऐसे थे जो विशेष परिवार से संबंध रखते थे?
कई बार मेगालिथ्स जो है उनमें एक से ज्यादा स्केलेटन देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये शायद एक ही परिवार से जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों स्केलेटन को एक ही समय दफनाया गया, एक स्केलेटन को पहले दफनाया गया और दूसरे को बाद में दफनाया गया। इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरा दफनाया जाने वाला व्यक्ति था वो पहले व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता था और उसे दफनाने के लिए विशेष प्रकार का पोर्ट होल्स है वो रखा जाता था और बाद में यहाँ पे कुछ निशान बना दिए जाते थे ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि इसके रिश्तेदार को कहाँ दफनाया गया है और बाद में उसी जगह पे वो उससे जुड़े हुए व्यक्ति को दफनाते थे। तो इसका मतलब एक परिवार के लोगों को वो कई बार एक साथ भी दफनाया करते थे। इनाम गांव में हमें एक स्पेशल बरियल साइट मिली है। ये एक साइट है जो भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी, ये एक साइट है जो रिवर घोड़ जो कि भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है वहां पे हमें देखने को मिलती है। इसे लगभग 3600 से 2700 ईयर्स एगो ऑक्यूपाई किया गया था। यहाँ पे एडल्ट लोगों को अक्सर ग्राउंड में दफनाया गया और उन्हें सीधा लेटाया गया था और उनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ किया गया। कई बरियल्स हमें हाउस में भी देखने को मिले हैं और उनके साथ में कुछ वेसल्स मिले हैं जिनमें फूड और वाटर रखे गए हैं। एक व्यक्ति इस तरह से दफनाया गया कि उसके साथ में 4 लेग वाला क्ले जार भी देखा गया और उसे 5 रूम वाले मकान में कोर्टयार्ड में दफनाया गया था और ये जो घर था वो उस समय के मिलने वाले घरों में से सबसे बड़ा था। इस हाउस में एक बहुत बड़ा ग्रेनरी, अनाज को रखने वाला स्टोर हाउस भी था और ये जो डेड बॉडी दफनाई गई थी उसके जो लेग्स की पोजीशन थी वो क्रॉस लेग थी। इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशंस थे? आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि वहां पे व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीट और सीसम के बीज देखने को मिले और बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली और उन्हें कटे हुए बोन्स भी मिली। इससे ये पता लगता है कि इन्हें फूड के रूप में काम में लिया गया होगा। इनमें कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूज और इसी के साथ साथ में बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे इस तरह के एविडेंस भी मिलते हैं कि कुछ फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और भी कई अन्य प्रकार की बेरीज जो है वो भी लोगों के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।